हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आईसीएमआर एनआईवी यानी कि दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी की ओर से यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। दोस्तों 26 नवंबर 2023 को ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट का नंबर भी आप देख सकते हो। दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट में आईसीएमआर एनआईवी की ओर से कई सारी वैकेंसीज को यहाँ पर निकाला गया है, जिसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो दोस्तों आपको ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कराना होगा। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्टें निकल कर आई हैं और टेक्नीशियन फर्स्ट की यहाँ पर जो पोस्टें हैं वो निकल कर आई हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो ये ग्रुप बी की पोस्टें रहने वाली है। लेवल 6 के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए। और आपकी जो सैलरी है दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर 35,400 रुपए से स्टार्ट हो जाएगी और 1,12,400 रुपए तक आपकी सैलरी जा सकती है। इसी तरीके से टेक्नीशियन फर्स्ट की अगर हम बात करें, टेक्नीशियन फर्स्ट की पोस्ट के लिए आपकी जो सैलरी है वो लेवल 2 के हिसाब से 19,900 रुपए से आपकी सैलरी जो है स्टार्ट हो जाएगी और 63,200 रुपए तक आपकी सैलरी जो है वो जा सकती है। दोस्तों ये जो टेक्नीशियन फर्स्ट की पोस्टें हैं ये ग्रुप सी की पोस्टें यहाँ पर रहने वाली हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे इन पोस्टों के लिए अप्लाई करने के लिए तो दोस्तों आपको यहाँ पर इनकी जो साइट है इनके साइट पर जाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये साइट्स यहाँ पर दी गई है, इनकी साइट्स पर आपको जाना है और ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर देना है। 26 नवंबर 2023 से यहाँ पर लिंक जो है एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट होना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है दोस्तों 10 दिसंबर 2023 रात के 12 बजे से पहले पहले तक दोस्तों आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एडमिट कार्ड की जानकारी के लिए ये अलग से आपको इंटीमेट कर देंगे अपनी वेबसाइट के थ्रू। मतलब इनकी साइट पर जब आप आओगे तो यहाँ पर ये अलग से आपको इंटीमेट करेंगे कि कब आपके एडमिट कार्ड जो है वो मतलब निकाले जाएंगे। इसकी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी ये इनकी साइट पर आपको मिल जाएगा। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, यानी इन पोस्टों के लिए आपका सीबीटी रहेगा दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, जिसके लिए डेट यहाँ पर लिखी गई है दिसंबर 16 और 17 को। दिसंबर 16-17 2023 में आपका ये जो सीबीटी है ये कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन नीचे साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है कि जो भी डेट यहाँ पर मेंशन की गई है ये टेंटेटिव है, ये चेंज हो सकती है विदाउट नोटिस। किसी भी टाइम पर ये जो डेट है ये चेंज हो सकती है। यानी जो भी यहाँ पर डेट मेंशन की गई है ये क्या है दोस्तों, टेंटेटिव है, ये चेंज हो सकती है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पर डिटेल जो वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर बताई गई है। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट निकाली गई है ये टोटल 49 पोस्टें हैं, जिसमें इन्होंने अनरिजर्व के लिए 22 रखी गई हैं, एससी कैटेगरी वालों के लिए 7 पोस्टें हैं, एसटी के लिए 3 पोस्टें, ओबीसी के लिए 13, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 4, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2। तो इस तरीके से ये जो टेक्निकल असिस्टेंट की 49 पोस्टें हैं टोटल, इनको डिवाइड किया गया है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है दोस्तों यहाँ पर आइए चेक कर लीजिए कि आपकी कैटेगरी में कितनी क्या पोस्टें हैं। सैलरी मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आप सेलेक्ट होंगे तो लेवल 6 के हिसाब से आपको सैलरी स्टार्ट हो जाएगी 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए तक आपकी सैलरी जा सकती है। इस तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पोस्ट की तो ये रहने वाली है टेक्नीशियन फर्स्ट। ग्रुप सी की वैकेंसी है, टोटल 31 वैकेंसी है। आगे देख सकते हो कौन सी कैटेगरी में कितनी क्या यहाँ पर डिवाइड की गई है। सैलरी मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया, यहाँ पर फिर भी आप आकर चेक कर सकते हैं। तो टोटल कितनी पोस्ट है यहाँ पर, टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन फर्स्ट की टोटल पोस्टों की अगर हम बात करें तो 80 पोस्टें टोटल हैं जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई हैं। वो आप यहाँ पर दोस्तों खुद से चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। दोस्तों जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्टें हैं इसके लिए आपकी जो एज है वो 30 साल से जो 30 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और टेक्नीशियन फर्स्ट की पोस्ट के लिए 28 साल से आपकी एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर फर्दर क्या मिल जाता है, रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, यानी एज में आपको यहाँ पर
छूट भी मिल जाती है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्टें हैं ये टोटल 49 हैं, जैसे मैंने आपको बताया पहले से ही 49 पोस्टें टोटल हैं। सैलरी आप देख सकते हो, यहाँ पर सैलरी फिर भी दोबारा से यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं दोस्तों, ये यहाँ पर लाइफ साइंसेज के लिए 32 रखी गई हैं। लाइफ साइंसेज के लिए कितनी रखी गई है? 32। 49 में से जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्टें हैं ये लाइफ साइंसेज के लिए कितनी है? 32, जिसमें से दोस्तों आउट ऑफ 32 मतलब 32, टोटल 32 रखी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट लाइफ साइंसेज के लिए 32 टोटल रखी गई है, जिसमें से 2 वैकेंसी जो हैं वो पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 2 तो उनको मिलनी ही मिलनी है, और बाकी जो पोस्ट हैं वो आप यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कितनी क्या डिवाइड की गई हैं, कौन सी कैटेगरी में। क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए? तो आपने फर्स्ट क्लास से 3 साल की बैचलर डिग्री की होनी चाहिए माइक्रो बायोलॉजी में, या फिर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, या वीरोलॉजी में, या फिर दोस्तों जोलॉजी में, या बायोकेमिस्ट्री में, या बायोटेक्नोलॉजी में, या बायोफिजिक्स में, या फिर दोस्तों जेनेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, अगर आपकी ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये अगर मैच करती है तो आप अप्लाई कर लीजिए दोस्तों ऑनलाइन मोड से। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट बायो इन्फॉर्मेटिक्स की 3 पोस्टें हैं। आगे आप दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन चेकआउट कर लीजिए। इस तरीके से टेक्निकल असिस्टेंट स्टैटिक्स की यहाँ पर 2 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट सोशल साइंसेज में जो है 1 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट जो है मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया और जर्नलिज्म की भी 1 वैकेंसी रखी गई है। इसी तरीके से टेक्निकल असिस्टेंट आईटी यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंसेज के लिए 5 वैकेंसी हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी क्या रखी गई है, और आगे क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर बताया गया है। तो वो आप यहाँ पर इसी तरीके से हर एक पोस्ट के लिए आप चेकआउट करेंगे। देख सकते हो यहाँ का टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसी हैं, जिसमें से अनरिजर्व के लिए इन्होंने 1 रखी है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 1 रखी है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 3 साल का डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए फर्स्ट क्लास से, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए दोस्तों रेलेवेंट फील्ड में, यानी इलेक्ट्रिकल साइड से ही आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और 3 साल का डिप्लोमा भी किया होना चाहिए, ये भी फर्स्ट क्लास से। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। हर एक पोस्ट के आगे देखना है दोस्तों आपको कि क्या कुछ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और कितनी क्या वैकेंसी जो है वो रखी गई है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। इसी तरीके से 49 के बाद यहाँ पर टेक्नीशियन फर्स्ट की टोटल 31 यानी 31 टोटल जो है वो पोस्टें हैं, जो कि आपको देखना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो टेक एमएलटी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में 21 यानी 21 जो है वो टोटल है। 2 पीडब्ल्यूडी वालों के लिए है, और बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सी कैटेगरी में कितनी क्या डिवाइड की गई है। आगे आप देख लीजिए दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 12th या फिर दोस्तों आपने मैट्रिक पास किया होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से 55% मार्क्स के साथ। साथ में 1 साल का कम से कम आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। इसी तरीके से टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की 4 वैकेंसी हैं। आपने 12th किया होना चाहिए या इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए आप साइंस सब्जेक्ट से विद 55% मार्क्स, 55% मार्क्स के साथ। साथ में 1 ईयर का आपने डिप्लोमा, कम से कम 1 ईयर का डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया होना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों टेक्नीशियन फर्स्ट की इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2 पोस्टें हैं। टेक्नीशियन आरएसी यानी रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिकल की 4 पोस्टें हैं। आगे आपको इसी तरीके से क्वालिफिकेशन यहाँ पर चेक करना है, और जिस भी पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन मैच करती है उसमें आप ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर फिर भी लिखा गया है कि भाई किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए ये जो पोर्टल बताया गया है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, niv.recruitlive.in। ठीक है,
तो यहाँ पर इस पोर्टल पर आपको जाना है और ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है, अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड होंगे दोस्तों किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम एग्जामिनेशन फीस की बात करें, रजिस्ट्रेशन की फीस की अगर हम बात करें, तो देख सकते हो यहाँ पर आपको फीस क्या लगने वाली है। SC ST PWD और वुमेन के लिए किसी भी तरह की फीस आपको पे नहीं करनी है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन बाकियों के लिए 300 रुपये फीस है, प्लस जो भी ट्रांजेक्शन चार्जेस एप्लीकेबल होंगे वो भी यहाँ पर लगने वाले हैं। तो 300 रुपये बाकी लोगों के लिए फीस है, प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस जो भी एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। और ये नॉन रिफंडेबल फीस है दोस्तों, एक बार आप पे कर लेते हो तो फिर ये आपको वापस नहीं मिलने वाली है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा गया है दोस्तों कि आप जो फीस है वो किस तरीके से पे कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी आप पे कर सकते हो। एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है, यानी छूट आपको एज में मिल जाती है अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और कितनी क्या एज में आपको छूट मिलती है, तो इसके बारे में आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो। जो भी आपकी कैटेगरी है, आप अपनी कैटेगरी से यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए दोस्तों कि आपको कितनी क्या यहाँ पर एज में छूट दी गई है। जैसे कि SC और ST वालों को 5 साल की छूट है, OBC वालों को 3 साल की छूट है, PWBD वालों के लिए 10 साल की छूट है, PWBD प्लस OBC वालों के लिए 13 साल की छूट है। तो इस तरीके से आपकी जो भी कैटेगरी है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए यहाँ पर आपको कितनी क्या छूट दी गई है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, थोड़ा सिलेबस वगैरह भी हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी किस तरीके से इन पोस्टों के लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो जब आपका CBT क्लियर हो जाएगा, और CBT आपका कब क्या होने वाला है इसके बारे में एडमिट कार्ड जो आपको मतलब मिलेगा, और ये एडमिट कार्ड की जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, तो इनकी साइट पर जाकर ही आपको एडमिट कार्ड की जानकारी मिलेगी। तो एडमिट कार्ड के ऊपर सारी चीजें मेंशन होगी कि कौन सी डेट को और कौन सी जगह पर आपका ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों, ये आपको एडमिट कार्ड पर जानकारी जो है वो मिल जाएगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो ये जो सिलेक्शन है ये किस तरीके से होगा, सबसे पहले CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब आपका खत्म हो जाएगा, तो फिर अगर वो क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको नेक्स्ट ये आपके डॉक्यूमेंट वगैरह, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह रहती है, तो उसके लिए ये आपको बुलाने वाले हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और सिलेबस की जानकारी यहाँ पर दी गई है, आपको किसी भी चीज की दोस्तों चिंता नहीं करनी है। देखिए, CBT जो है वो इंग्लिश और हिंदी में लिया जाएगा। 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, यानी जिसके 4 ऑप्शंस होते हैं। 4 में से आपको क्या करना होता है कि एक जो भी आपको राइट लगता है उसको आपने टिक करना होता है, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, देख सकते हो यहाँ पर सेक्शन ए और सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, कंप्यूटर स्किल और इंग्लिश लैंग्वेज से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 30 मतलब मार्क्स के, 30 मार्क्स के। और सेक्शन बी में आपके जो जो भी सब्जेक्ट होगा उसके रिलेटेड में है, उसके रिलेटेड आपका जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों उसी के रिलेटेड में आपको 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये दोनों मिला के 30, मतलब सेक्शन ए में 30 और सेक्शन बी में 70, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा A+B सेक्शन 100, ठीक है ना। तो इसमें से अगर मान लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन का अगर आपने रॉन्ग आंसर दे दिया, गलत आंसर दे दिया, तो आपके जो मार्क्स हैं दोस्तों वो डिडक्ट किए जाएंगे, कितने 0.25 की, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.25 के आपके जो मार्क्स हैं वो काटे जाएंगे। इसलिए आप अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो मेक श्योर कि आप उस क्वेश्चन का जो भी आंसर कर रहे हैं वो आपको 100% दोस्तों पता हो, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। क्योंकि अगर आपने इस तरीके से तुक्का बेस पर अगर वहां पर अपने इस तरीके से क्वेश्चन को किया, तो आपके जो नेगेटिव मार्किंग के कारण आपके जो मार्क्स हैं वो मतलब घटते जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है।
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब हम कुछ और देख लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों ये सिलेबस दिया गया है। जैसे सेक्शन ए में जनरल इंटेलिजेंस से आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस में आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे करंट अफेयर से, करंट इवेंट्स, जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू हेल्थ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, न्यूट्रिशन, साइंटिफिक रिसर्च, तो इन जगहों से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर देखिए, ये सिलेबस है तो आप देख लीजिए दोस्तों। इसको आप आराम से देख सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर सिलेबस फॉर सेक्शन बी, तो सेक्शन बी का यहाँ पर सिलेबस है बेसिक बायो इंफॉर्मेशन या माइक्रो बायोलॉजी। देखिए यहाँ पर देखिए जो भी मतलब यहाँ पर पोस्ट है, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ना, तो उसके रिलेटेड में आप यहाँ पर देख लीजिए जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड में आपको क्या क्या चीजें जो है वो तैयार करनी है, वो आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए आराम के साथ। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिकल की ही बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई कैसे होती है, इलेक्ट्रिक जॉइंट्स और नेसेसरी एसेसरीज और टूल्स उसके बारे में। तो ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है, जैसे मैगर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, अर्थ रेजिस्टेंस, मल्टीमीटर, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, तो ये आपको तैयार करना है दोस्तों। ये सिलेबस है तो ये आपको यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें तैयार करनी पड़ेगी, आपको रेडी होना पड़ेगा। अब यहाँ पर बाकी और भी डिटेल्स दी गई है कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग, यानी जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपको एडमिट कार्ड जो है वो मतलब एग्जामिनेशन हॉल सेंटर में क्या करना है, उसका प्रिंट आउट लेकर वहां पर जाना है। और इसके साथ साथ यानी जो आपका एडमिट कार्ड है उसके प्रिंट आउट के साथ साथ में आपको क्या करना है, एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ भी आपको अपने साथ में रखना है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन होगी। समझ में आ रहा है ना, जैसे आधार कार्ड हो गया या फिर वोटर आईडी कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, आईडी कार्ड इशूड बाय स्कूल या कॉलेज जो भी आपको इशू करता है, तो ये सारी, या एम्प्लॉयर आईडी कार्ड हो गया, एनी अदर फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया होगा, वो आपको अपने साथ में, इनमें से कोई भी एक आप अपने साथ में रख सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने इंपॉर्टेंट सारी चीजें लगभग मैंने बता ही दी है। यहाँ पर सेंटर की अगर हम बात करें तो कौन सी जगहों पर आपको आपका ये सेंटर रहेगा, जहां पर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए जाओगे, तो देख सकते हो मुंबई रीजन और पुणे, इन जगहों पर आपका जो सेंटर है ये यहाँ पर होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप करोगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब फिलअप करोगे तो वहां पर आपको ये चूज करना पड़ेगा सेंटर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बताया गया कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई होंगे, यानी सीबीटी अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप क्लियर हो जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये बुलाएंगे, मतलब जो भी इनका ऑफिस रहेगा वहां पर ये बुलाएंगे। तो वहां पर आपको क्या करना है कि सेल्फ अटेस्ट कॉपीज आपको मतलब साथ में रखनी है, एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्ट कॉपीज भी आपको अपने साथ में रखनी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपने साथ में रखने हैं। जैसे ही ये आपको बुलाएंगे सीबीटी के बाद, जहां पर भी ये आपको बुलाएंगे दोस्तों, वहां पर जाने के लिए आपको ये सारे नीचे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, जो आपको ओरिजिनल भी आपको अपने साथ में रखनी है और इनकी फोटो कॉपीज भी सेल्फ अटेस्ट करके अपने साथ में रखनी है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।